नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की यहां जड़ से पड़ताल। आपके लिए न्यूज इनसाइट यानी राइट न्यूज। तो आज हम विश्लेषण करेंगे समाज में फैल रही नफरत की, वो नफरत जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, और साथ में विश्लेषण करेंगे शीत युद्ध के बाद हुई संधियों की खत्म करने की, जिसके बाद फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। आज बात नफरत की, उस नफरत की जिसकी वजह से देश में 1947 का बंटवारा हुआ। वो नफरत जिसने हमारे प्यारे भारत को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या उस नफरत को फिर से घोला जा रहा है, जिसकी वजह से देश में लगातार नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, और इस पर राज्य सरकारें खामोश क्यों रहती हैं? इसी मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा, यह 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है, सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है, उनके नाम पर विवाद हो रहे हैं। नफरती भाषण देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, इन्हें बंद करना होगा, लेकिन इस नफरत के लिए कौन जिम्मेदार है? देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इसके लिए हमारे देश के नेता जिम्मेदार हैं। एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दिया करते थे। दुनिया उन्हें दूर दराज से सुनने आती थी। उनके भाषण आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। लेकिन अब देश के पास नेताओं को कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो वो भाषणों के जरिए दे सकें, इसलिए वो ऐसे भाषण देते हैं जिससे जनता के बीच नफरत फैले, और वो नफरती भाषण कहे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी समस्या तब पैदा हो रही है जब राजनेता धर्म से राजनीति को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। जिस समय नफरती भाषण खत्म हो जाएंगे और जब राजनीति धर्म से अलग हो जाएगी, तब राजनेता राजनीति का धर्म से इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। उस दिन हेट स्पीच का क्या होगा, क्यों उसे बंद होना पड़ेगा? अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई। हिंदू समाज नामक एक संगठन की ओर से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषणों का जिक्र किया गया था। इस पर पीठ ने कहा कि हर पक्ष के असामाजिक तत्वों की तरफ से ऐसे ही भाषण समाज में दिए जा रहे हैं। लोगों को खुद भी संयमित रहना होगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ व जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि आखिर अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना के मामले शुरू कर सकती है। अदालत की भी सीमा होती है। देश के दूसरे ही लोग या समुदाय के खिलाफ गलत बयानी नहीं बोलने का संकल्प खुद क्यों नहीं जनता लेती है, और नेता को क्यों नहीं नसीहत देती है? पीठ ने कहा कि प्रत्येक दिन असामाजिक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों समेत अन्य जगहों पर लोगों के प्रति नफरत वाले भाषण दे रहे हैं। इसमें हर तरफ के लोग हैं। अदालत से पूछ रहे हैं कि क्या वो भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगी? आखिर कोर्ट कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी? ये बहुत सही सवाल है। नफरती भाषण के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि राज्य समय पर कार्य नहीं करते। राज्य क्यों ऐसा नहीं करते, और फिर राज्य क्यों है? क्योंकि कानून प्रशासन उनके पास है। उस पर चुप्पी क्यों है राज्य की? यदि राज्य चुप रहेंगे तो नफरत इसी तरह फैलेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि इन घटनाओं को रोकने का एक अच्छा तरीका है राज्य सरकार इसको लेकर बेहतर ढंग से काम करे। उन्होंने राज्य की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और इसे उठाते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकारें काम अपना ढंग से करती तो इन पर रोक लग सकती है, लेकिन राज्य सरकारें पूरी तरह इस मामले में विफल रही है, क्योंकि वहां राजनीति अलग तरह की है। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि हेट क्राइम को पहचाना जाए या इसे दबाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है। ये हेट क्राइम क्या है? क्या आप इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे? इसी दौरान एक और याचिकाकर्ता की ओर से वकील निजाम पाशा ने कहा कि नफरत का कोई धर्म नहीं होता। जाहिर सी बात है, सही कहा होगा।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा बयान दिए जा रहे हैं जो समुदाय के विशाल बहुमत की सदस्यता नहीं लेते। वो नियमित रूप से ऐसी बातें कह रहे हैं जो दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जाओ जैसे बयान दिए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस जोसेफ ने हिंदू समाज के वकील से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है गरिमा। कुछ बयानों में लोगों से पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को चुना था बंटवारे के समय। वे आपके भाई और बहन हैं। अगर आप महाशक्ति बनना चाहते हैं तो कानून का शासन होना चाहिए। शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद कुछ संगठनों की हेट स्पीच पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार और दूसरी अन्य सरकारें विफल रही हैं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। शीर्ष अदालत ने शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में पिछले 4 महीनों में 50 से ज्यादा नफरती भाषण देने के मामले सामने आए हैं। ये अदालत में तथ्य पेश किए गए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता अब्दुल्ला के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि तमिलनाडु और केरल में भी हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नफरती भाषण दिए गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला ने चुनिंदा भाषणों का ही उल्लेख किया। उन्हें हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ दिए गए अपमानजनक भाषणों का भी उल्लेख करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने के साथ ही मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई थी। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महीने भर पहले हुए सुनवाई में कहा कि यह एंकर की जिम्मेदारी है वह किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा था कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र ने 5 साल लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत भरे कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बहुत जल्द इस पर ड्राफ्ट आने वाला है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस पर क्या कानून है। धारा 153A और 153B 2 समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बताता है। धारा 295A यह जानबूझकर या दुर्भावनाओं के इरादे से एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। धारा 505(1) और 505(2) यह धारा ऐसी सामग्री के प्रकाशन प्रसार को अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं जनप्रतिनिधियों के लिए 1991 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है। आरपीए की धारा 123(3)A और 125 चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती है। निश्चित रूप से भारत में इस तरह के कृत्यों के लिए कानून हैं, लेकिन पूरी तरह से इनका क्रियान्वयन होना अभी बाकी है। इसलिए हेट स्पीच की एक उचित परिभाषा देना खतरे से निपटना है। पहला कदम यह होगा कि इसे कैसे रोका जाए। इसके साथ ही इस विषय पर जनता के बीच जागरूकता फैलाना बहुत जरूरत है उसकी, जो समय की मांग भी है और समय की जरूरत भी मानी जा सकती है। तो ये समाज में फैलते नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। हमने विश्लेषण किया और हमने ये बताने की कोशिश की कि इस टिप्पणी को कैसे रोका जा सकता है। यानी समाज में अगर जनता जागरूक होती है तो फिर ऐसी टिप्पणियां अपने आप दूर हो जाती हैं। अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सारी दुनिया शांति की बात तो करती है, लेकिन शांति के लिए प्रयास नहीं करती। शीत युद्ध खत्म होने के बाद जिन परमाणु हथियारों को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। जिन हथियारों की वजह से सारी मानवता खतरे में है, जो अमेरिका दुनिया में शांति का ढोल बजाता फिरता है, वही अमेरिका परमाणु हथियारों को पहले से ज्यादा बढ़ा रहा है। दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है। पिछली बार शीत युद्ध के बाद यह निर्णय लिया गया था कि अब सभी देश परमाणु हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे, इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। यूक्रेन, बेलारूस और कितने ही देश थे जिन्होंने अपने हथियार खत्म कर दिए या दूसरे देशों को दे दिए। लेकिन अब फिर परमाणु हथियारों को बढ़ाना यह जाहिर करता है कि यह दुनिया बहुत बड़े संकट के बीच घिरने वाली है। दुनिया भर में मौजूदा 9,576 परमाणु हथियार हैं, जो इस समय पूरी दुनिया में कभी भी हमले के लिए तैयार रखे गए हैं। अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल परमाणु हथियारों की संख्या और बढ़ी है।
रूस और अमेरिका ने परमाणु हथियारों को लेकर जो संधि की थी वो भी रूस की तरफ से खत्म कर दी गई है। दरअसल 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने यूरोप में 100 से ज्यादा जगह अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रखे हैं, जिसके बाद सारी दुनिया में हलचल मच गई थी। यह रिपोर्ट गलती से लीक हो गई थी, जिसके बाद रूस ने 2018 में ही अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन यूक्रेन जंग ने रूस को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अब रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सारा यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो के सारे देश मिलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन रूस अकेले ही मैदान में खड़ा है। नाटो देश रूस पर अटैक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है और अब रूस इन देशों से लड़ने के लिए अपने उन्हीं परमाणु बमों की धमकी दे रहा है। रूस बेलारूस में परमाणु बम इसलिए तैनात कर रहा है ताकि यहां से ब्रिटेन और यूरोप तक उसके हथियारों की जद में आ जाए। किसी जमाने में यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रूस को दे दिए थे, कहा था कि अब इसकी जरूरत उसे नहीं है, जब होगी तब हम रूस से ले लेंगे। लेकिन आज हालात और वक्त दोनों बदल चुके हैं। यूक्रेन अमेरिका और यूरोप का साथी बन चुका है। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। पुतिन अब यूक्रेन वॉर में रूसी सेना के लॉन्च पैड पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने वाले हैं। पुतिन हर हाल में जंग जीतना चाहते हैं क्योंकि ये अब उसने अपने इज्जत पर बना ली है। लेकिन उसके विरोध में यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को हराने नहीं दे रहे हैं। इसी को देखते हुए रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि जुलाई तक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि गर्मियों की शुरुआत में ही रूस के न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस पहुंच जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए जाएंगे। एटमी वेपन्स के रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रू चाहिए होता है, वो फिलहाल रूस उसकी तैयारी कर रहा है। कहने को तो रूस कह रहा है कि वो बेलारूस की डिमांड पर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि रूस अमेरिका और यूरोप से निपटने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर रहा है। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस को नहीं सौंपेगा और पूरा डिप्लॉयमेंट रूसी सेना के हाथों में रहेगा। आपको बता दें कि 2022 में रूस, चीन, भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया। पाकिस्तान की तो इतनी बुरी हालत है कि उसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स संभालने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स का दावा करता है और धमकी देता रहता है। अमेरिका ने 42.2 अरब डॉलर, चीन ने 11.2 अरब डॉलर, रूस ने 8.6 अरब डॉलर, यूके ने 6.8 अरब डॉलर, फ्रांस ने 5.9 अरब डॉलर, भारत ने 2.3 अरब डॉलर, इजराइल ने 1.2 अरब डॉलर और पाकिस्तान ने 1.1 अरब डॉलर, उत्तरी कोरिया ने 642 मिलियन डॉलर खर्च किए। परमाणु हथियारों के निर्माण और अपग्रेड पर यह उनकी तरफ से किया गया खर्च है। रूस, अमेरिका ही नहीं, चीन ने भी अपने परमाणु हथियारों में काफी इजाफा किया है। चीन ने तो 2035 तक अपने परमाणु हथियार 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट्स तो कहती है कि चीन जितने परमाणु हथियार दिखा रहा है, चीन के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग तो आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट करता ही रहता है, ये सर्वविदित है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। वहीं 2020 में उसने सिर्फ 4 मिसाइल टेस्ट किए थे। 2021 में नॉर्थ कोरिया ने महज 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। 2022 में तो एक ही दिन में नॉर्थ कोरिया ने 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। 1984 के बाद से उत्तर कोरिया ने 270 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं। नॉर्थ कोरिया कई न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है। 3/4 से ज्यादा टेस्ट किम जोंग उनके सत्ता में आने के बाद ही किए गए हैं। किम नॉर्थ कोरिया को बड़ी न्यूक्लियर ताकत बनाना चाहता है। किम जोंग, जिंगपुन, पुतिन, बाइडेन सब अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। जहां पिछली बार जंग का मैदान क्यूबा था, तो इस बार यूक्रेन बना हुआ है। कहीं यूक्रेन की ये जंग दुनिया के लिए इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी जंग ना साबित हो जाए। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। हमने नफरती भाषण और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, लोग क्या सोचते हैं, उससे आपको रूबरू कराया। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि परमाणु हथियार किस तरह से खतरनाक होते जा रहे हैं और विश्व के जो बड़े देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो इसका दुरुपयोग कैसे कर सकती हैं। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।